अच्छा, अब कहानी ये थी कि नेपोलियन बॉय का एंड हो चुका है और नेपोलियन बॉय के एंड का मतलब ये है कि आप अब जो मीटिंग बैठी है तमाम कोalition फोर्सेस की, उसके अंदर जो है ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, हब्सबर्ग एम्पायर भी कहते थे इनको। और इसी तरह प्रोशिया, रशिया, ये सारे लोग और इन्होंने जो कुछ हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उसको इन्होंने रिवर्स किया थ्रू अ ट्रीटी दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वियना इन 1850। अगर आप इसको एक लाइन में कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं तो बड़ा इसका सिंपल सा है कि कांग्रेस ऑफ वियना एम एट, यानी उसका मकसद था एम एट रिवर्सिंग द क्लॉक बैक टू द 1789। जो भी आपका हुआ है 1789 से ऑनवर्ड को रिवर्स बैक, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस कांग्रेस ऑफ वियना। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी एक्शन होगा उसका बेसिक जो मेथोडोलॉजी है, बेसिक आइडिया है वो यही। इसके अंदर आप जितनी टेरिटोरियल चेंजेस देखेंगे, जितनी पॉलिटिकल चेंजेस देखेंगी, जितनी ज्योग्राफिकल चेंजेस देखेंगी, जितनी फर्दर छोटी मोटी रेवोल्यूशन जो फ्रांस में आती हैं उसके बाद भी वो देखेंगी, सबके अंदर आपको ये नजर आएगा। और उसके अलावा बाद भी जो यूरोपियन सॉइल की पॉलिटिक्स है वहां पर आपको नजर आएगा ये कि जो इसका सोल मकसद था कांग्रेस ऑफ वियना का, दैट वाज कि आपने रिवर्स बैक करना है क्लॉक को, वक्त को, टू 1789। अब इसकी जरा जो कांग्रेस ऑफ वियना है इसकी जरा कॉम्पोजिशन को समझ लेते हैं, फिर इसके अंदर जो कुछ साइन हुआ उसको देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ओवरऑल इस ट्रीटी के साइन के बाद जो कुछ होता रहा उसको देखते हैं, यानी 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं लेक्चर को। कॉम्पोजिशन हुजूर ये थी, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। एक मिनट, तो अगर वो मैप में मिल गया मुझे, इसमें सारे बैठे, सॉरी, तो शायद चले। इसमें जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को लीड कर रहा था वो बॉय था मैट्रोनिच। मैट्रोनिच इज द मेन जो हेड था कांग्रेस ऑफ वियना का, ये मेन बंदा ये था जिसने कांग्रेस ऑफ वियना और नेपोलियन की फॉल के अंदर हिस्सा लिया। ये मेन बंदा था ऑस्ट्रिया। और इसके बाद इवन के क्वेश्चन भी आता है सीएसएस के अंदर कि 1815 से 1848 तक, जब तक मैट्रोनिच ऑस्ट्रिया के अंदर रहा, तब तक जो है ना वो जो जो चेंजेस होती रही उसको कहते थे मैट्रोनिक सिस्टम। यानी यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर 1815 से 1848 तक, 1815 से 1848 तक जो इरा है उसको मैट्रोनिच एज कहते हैं, मैट्रोनिच का इरा कहते हैं, मैट्रोनिच सिस्टम कहते हैं। और लुक एट दिस के यार बाकी कंट्रीज कहाँ हैं उस टाइम पर, यानी कि इस बंदे का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था। जैसे कि ये हम पढ़ते हैं आफ्टर द राइज ऑफ नेपोलियन के नेपोलियनिक एरा पढ़ते हैं 1799 से 1815 तक। तो क्यों इसको हम नेपोलियनिक एरा कहते हैं कि नेपोलियन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था सारी पॉलिटिक्स में, यूरोपियन जो कुछ भी चेंजेस हो रही थी, सारी बैटल्स हो रही थी। इसी तरह 1815 से 1848 तक जो टाइम पीरियड रहा वो मैट्रोनिच की आइडियोलॉजी के तहत चलता रहा और उसी की फेवर में रहा। और उसके बाद फिर जो कुछ होता रहा
वो फिर ज़ाहिर है डिफरेंट सिनेरियो था। अच्छा, इसी टाइम पीरियड को आज हम देखते हैं। मेन बंदा तो मैंने बताया कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को जो रिप्रेजेंट करते थे, डिफरेंट किंगडम्स के डेलीगेशन के मेंबर्स आए हुए थे, डेलीगेशन आई हुई थी। तो उसके जो ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से मैटरनिच बॉय, इसी तरह जो ब्रिटिश था उसकी तरफ से वो था कैसलर, कैसलर था आई थिंक, इफ आई रिमेंबर। और इसी तरह टेलर यार्ड जो है वो फ्रांस की तरफ से था, और इसी तरह रशिया की तरफ से ज़ार वन था, अलेक्जेंडर ज़ार वन, और इसी तरह क्रोएशिया की तरफ से भी एक बंदा था। अच्छा, अब ये ओवरऑल हमें कॉम्पोजिशन नज़र आती है, जो कि बेसिकली कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर बैठी है। अब कांग्रेस ऑफ वियना के 3 to 4 मेजर प्रिंसिपल थे। नंबर 1, जो मैंने अभी स्टार्ट में ही कहा कि इसका बेसिक मकसद क्या था कि रिवर्स बैक करना है जो कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन या उसके बाद जो कुछ हुआ, ये वो जो आइडियाज आए। उसमें जो पहला प्रिंसिपल था वो ये था कि रिस्टोरेशन, restore every territorial gain by the Napoleon, by the French Revolution, by all these ideas जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। रिवर्स बैक, रिस्टोर, और नॉट ओनली रिस्टोर बल्कि चेंज इन सच अ मैनर कि फ्यूचर के अंदर फ्रांस को इस तरह जोग्राफिकली काट दें, इस तरह जोग्राफिकली इसको वीक कर दें कि फ्यूचर में वो सोच ना सके अगेन दोबारा किसी वॉर की। तो ये रिस्टोरेशन वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल वाज कंपनसेशन। कंपनसेशन ऑफ व्हाट? कंपनसेशन इस बात की कि जो बैटल हुई है इसके अंदर नेपोलियन ने जो ग्राउंड्स पर गेन किए हैं डिफरेंट कंट्रीज के, जैसे कि कल मैंने बताया आपको, हमारे जो लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर ये डिस्कशन हुई कि वो जो टेरिटोरियल गेन्स कर रहा था नेपोलियन, उसने यूरोपियन सॉइल का मैप चेंज करके रख दिया था। उसमें स्विट्जरलैंड जो है वो वहाँ पर कन्फेडरेशन ऑफ जो है ना वो स्विट्जरलैंड बना दी थी स्विस। इसी तरह जो है ना वो कन्फेडरेशन ऑफ राइन बना दी थी, होली रोमन अम्पायर को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इसी तरह जो है ना वो इटालियन वहाँ पर किंगडम बनाया। इसी तरह जो है ना बाकी एरियाज़ के अंदर भी क्रोएशिया, पोलैंड, इन सारे, और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के भी काफ़ी जो है ना लैंड वो किया था, गेन किया था फ्रांस ने। जाहिर है अब कंपनसेशन इस बात की कि जिस जिसकी लैंड लॉस हुई है ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स, वो उसको कंपनसेट, उस कंट्री को कंपनसेट किया जाएगा सो दैट कि वो मैक्सिमम गेन कर सके, मैक्सिमम जो है वो पावर शो कर सके, दोबारा से अपने आप को रिस्टोर कर सके। वो पहले वाले के साथ क्लेम था, दूसरा वाला। The third principle was legitimacy. Now that is very important. Legitimacy of what? अच्छा, इस कंपनसेशन में एक और चीज ये थी कि वॉर इंडेमनिटी भी रखी गई थी फ्रांस के ऊपर। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इंडेमनिटी रखी गई थी जर्मनी के ऊपर के जब जर्मनी वॉर हार गया था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, तो उसको कहा गया था कि आप पे करेंगे फ्रांस को और ब्रिटिश को और रशिया को, ये सारी पेमेंट आप करेंगे क्योंकि जो है ना आपने वॉर स्टार्ट की थी और उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, तो आपने पेमेंट करनी है। तो वॉर इंडेमनिटी का तो ये पहले भी था, यानी कि इससे 100 ईयर्स पहले जो कुछ हुआ नेपोलियनिक इरा के बाद, तो उसके अंदर भी फ्रांस को जो है उसके ऊपर वॉर इंडेमनिटी रखी गई ताकि जो है वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अच्छा, ये कंपनसेशन के पॉइंट। तीसरा लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी इज एक्चुअली कि ये जो आइडियाज जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, इससे किंगडम, एम्पायर, डिवाइन राइट, चर्च के राइट्स, उन सबको चैलेंज है। जब हम
क्लॉक को रिवर्स करने की बात करते हैं 1789 की, उसके अंदर न सिर्फ ज्योग्राफिकल या टेरिटोरियल चेंजेस या पॉलिटिकल चेंजेस नहीं है, उसके अंदर वो किंगडम के वो राइट्स जो छिन गए थे वो भी वापसी करने हैं और उनकी लेजिटिमेसी क्रिएट करनी है अगेन, दोबारा से। ठीक है, ये इसके अलावा जो मेन बाकी ये तीन तो है, फिर इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर, इसको अगर हम ओवरऑल देखें कांग्रेस ऑफ वियना को, तो बैलेंस ऑफ पावर की गेम भी की। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है कि यूरोपियन सॉइल के अंदर किसी एक स्टेट को इतना ना मजबूत होने दिया जाए कि वो इतनी पावरफुल हो जाए कि वो वॉर के ऊपर उतर आए और सबको जो है ना वो एंगेज करे वॉर्स में, बैटल्स में अननेसेसरली, बिकॉज वो कंट्री जो पावरफुल है वो समझता है कि उसको कोई हरा नहीं सकता, तो वो सबको एंगेज करता है वॉर। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर किया जाए कि पावर जो है वो किसी एक के पास ना रहे बल्कि डिवाइडेड रहे। इसके अंदर सबसे बड़ा जो तरीकेकार मैंने बताया वो यही होता है कि आपको ज्योग्राफिकली ऐसी जो है ना सिस्टम बनाना है ताकि वो आपका जो स्टेट्स है वो पावर इस तरह से डिवाइड रखे अपने अंदर, क्योंकि ज्योग्राफिकल लैंड भी एक साइन ऑफ पावर है। इसी तरह आर्मी की होती है। ठीक है जी, आप वर्ल्ड वॉर वन के अंदर देखेंगे ये जो बैलेंस ऑफ पावर की मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर न सिर्फ ज्योग्राफिकल है बल्कि आर्मी की प्रेजेंस भी है। क्यों? क्योंकि जब जर्मनी को उन्होंने कंपनसेशन के लिए कहा और वो सारा सिस्टम रिवर्स बैक करने के लिए कहा, जो कुछ जर्मनी ने गेन किया था उस वर्ल्ड वॉर वन के नतीजे में या जो कुछ हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर ये भी कहा गया था कि आप जो है वो अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, अपनी सबमरीन, ठीक है जी, नेवल फोर्सेस, उनको जो है ना वो नेवल फोर्सेस तो ख़त्म कर दी थी, एयरफोर्स को ख़त्म कर दी थी और जो है ना आर्मी एक खास लिमिट तक रखने की इजाज़त थी। यानी उस वक्त ज़ाहिर है साइन होता था ये पावर का कि आपकी कितनी आर्मी है, कितनी नेवल है, कौन कौन से वेपन्स हैं और कौन कौन से जो है ना वो आपके पास नेवल के हैं, ताकि आप जो है ना वो सी पे भी लड़ सकें, ना सिर्फ लैंड के ऊपर, और एयर से ज़्यादा भी सी पे भी लड़ सकें। तो उनको भी कटेल किया जाता था जब वो कंट्री हार जाता था। तो यहाँ भी हमें देखने को जो है ना वो यही मिलता है कि फिर कटेल किया गया इस तरह की तमाम पावर्स को ताकि फ्रांस जो है वो ना गेन कर सके। नो दिस जो है ये एक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, और ये जो मैंने थ्री प्रिंसिपल्स उससे पहले बताए, जो कंपनसेशन, रिस्टोरेशन, लेजिटिमेसी एंड द बैलेंस ऑफ पावर, ये बेसिकली एसेंस है आपकी कांग्रेस ऑफ वियना का। नाउ द नेक्स्ट मेन के जो कंपनसेशन के पॉइंट के अंडर आता है कि किसको क्या मिला इस कांग्रेस ऑफ वियना से, और उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना क्या करती रही, और उसके अंदर मैट्रोनिच के एंगल से भी फिर हम इस दौर को देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जरा आपके सामने मैप नजर आ रहा होगा। एक तरफ 1810 यानी नेपोलियनिक टाइम का मैप है जिसमें आप देखें फ्रेंच एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर जिसको कहते थे, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन ये स्क्वाय ने बनाई थी। इसी तरह स्विट्जरलैंड की कॉन्फेडरेशन बनाई थी। इसी तरह इटालियन किंगडम भी बनाया था। इसी तरह स्पेन के अंदर भी था इसका। ठीक, और कांग्रेस ऑफ वियना के बाद का जरा मैप देखें, उसके अंदर फ्रांस को नॉर्थ साइड पर देखें किस तरह कट किया गया, येलो कलर का आपको नजर आ रहा हो। ये बारी बारी हम देखते हैं कि किसको क्या मिला, ताकि आप इस मैप को जरा, ये जो 1817 वाला मैप है इसको आप बेहतर तौर पर समझ सकें। अब ये जो नेपोलियनिक टाइम वाला मैप है ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, उसको आप एक दफा दोबारा देखें जाकर कि उस मैप के अंदर क्या था, और ये मैप में जो 1817 का कांग्रेस ऑफ वियना का, ये भी आपने अब देखना है ताकि आप कंपेयर कर सकें कि क्या क्या चेंजेस हुए। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फ्रांस, बारी बारी एक एक कंट्री को डिस्कस करते हैं तो किसको क्या मिला और किसके साथ क्या हुआ। ठीक है,
जहां से आग लगी थी वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फ्रांस से सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहला जो काम किया गया फ्रांस के अंदर, वो किंगडम का जो सिस्टम था, किंग का जो सिस्टम था, एम्पायर और एम्परर का जो सिस्टम था, उसको बैक किया गया दोबारा से वही जो फैमिली चल रही थी, लुई द 16 वाली, बुर्बन्स उनको कहते थे, बुर्बन्स फैमिली थी वो, तो उनके ही फैमिली का एक मेंबर लुई द 18, उसको किंग बना दिया गया फ्रांस का। नाउ दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। ये रिवर्स कर रहे हैं ना क्लॉक को अब हम 1789, तो उस वक्त क्या था कि किंग बैठा था लुई द 16 बुर्बन्स का, तो उन्होंने बंदा ढूंढा यार अपना बुर्बन्स की फैमिली को कोई बंदा, उसने कहा हाँ वो अपना बंदा बैठा है, वो है तो नशे ही सही, लेकिन उसी को बना देते हैं ताकि किंग तो बैठे ना। ठीक है। तो उसको उठा के कहा चलो भाई तुम किंग हो आज से, लुई द 18 को कहा। वो कहा क्या बात, क्या सरकार, क्या बात है, इस तरह की कौन, उसको कहना 10 और हो जाए, मेरे 10 नस्लें जो है ना वो किंग बन जाएंगे। ऐसे बैठे हुए उनके दादा को तो कैसे काट के रख दिया है, और भाई साहब किंग बन गए। तो जो है ना वो फ्रांस में किंगडम वापस, किंग का सिस्टम लुई द 18। ठीक। फिर फ्रांस के ऊपर मैंने जैसे पहले बताया कि इंडेमनिटी भी रखी गई वॉर की, कि भाई आपको जो है जरा पे भी करना पड़ेगा कुछ, ये जो वॉर की है ना आपने, आपके बंदे ने, नेपोलियन ने, इसकी पेमेंट करनी है भाई, ऐसे नहीं सिस्टम चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो फ्रांस के साथ हुआ। साथ में फ्रांस के ऊपर एक और चीज रखी गई कि इसके इर्द गिर्द ऐसी टेरिटोरियल चेंजेस की जाएं जिससे इसकी ज्योग्राफिकल जो पावर है वो कम हो जाए, और इसके नॉर्थ और साउथ के अंदर पावरफुल स्टेट्स खड़ी कर दी जाएं, ताकि फ्यूचर के अंदर कभी भी अटैक किया जाए फ्रांस की तरफ से, तो उसको, जो ये नॉर्थ और साउथ में, ये येलो कलर का नॉर्थ में नजर आ रहा है नेदरलैंड, और ये साउथ के अंदर ये आपको नीचे नजर आ रहा है ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर की तरफ से ये वाला एरिया। ठीक। ये साउथ और नॉर्थ वाला, वहां पर ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसी स्टेट्स क्रिएट की जाए टेरिटोरियल चेंजेस करके, ताकि वो इतनी मजबूत हो के वॉर को और बैटल को वहीं पर ही एटलीस्ट जो है ना वो 50-60% खत्म कर दें, उसके बाद हम बाकी को देखते हैं। ठीक। ये फ्रांस के साथ। सेकंड नंबर पर हम ब्रिटेन का देखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। उसने क्या गेन किया, उसने यूरोपियन सॉइल के ऊपर तो कोई कंपनसेशन नहीं ली, लेकिन उसने कॉलोनीज के ऊपर काफी कंपनसेशन ली, जो फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी अफ्रीका के अंदर या इस तरह के इलाकों में, वहां पर कंपनसेशन ली। ठीक है। उसके अंदर जो है ना डिफरेंट, और फ्रेंच के अलावा और बाकी कॉलोनीज भी थी, वहां पे उसने गेन किया अफ्रीका के अंदर। इसी तरह जो है ना माल्टा, ये ही है यूरोपियन के ऊपर है, लेकिन यूरोपियन मेन सॉइल के साथ नहीं है, वो सब अलग सा है, आइलैंड टाइप है। ठीक है। इसी तरह जो है वो ये ग्रेट ब्रिटेन ने कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं की इस वजह से, और आप देखेंगे कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर जो मेन क्रिटिसिज्म है वो भी ग्रेट ब्रिटेन का है। नाउ द थर्ड वन इज, ये जो आपको 1817 वाले मैप के अंदर येलो कलर का नजर आ रहा है नेदरलैंड, इसने क्या किया, बेसिकली इसको एडवांटेज मिला उस कॉन्सेप्ट से कि कांग्रेस ऑफ वियना ये चाह रही थी कि फ्रांस के नॉर्थ में कोई ऐसे स्टेट बनाई जाए मजबूत सी, कि वो फ्रांस से कभी फ्यूचर में कोई वॉर या नेपोलियन जैसा कोई बंदा दोबारा पैदा हो तो वो उसको वहीं पर भी कर्टेल कर सके। इस चीज के एडवांटेज से नेदरलैंड को बेल्जियम मिल गया।
ये जो ब्रुसेल्स लिखा हुआ है ये मिक्स कर दिया था उन्होंने ना, यानी नेदरलैंड को बेल्जियम दे दिया था कि आप एक ही स्टेट के तौर पर एक्ट करें, ताकि जो नेदरलैंड था वो कैथोलिक थे और जो बेल्जियम वाले थे वो प्रोटेस्टेंट थे, मतलब डिफरेंट था। और उसके बाद ये इनकी आपस में भी लड़ाई होगी, नेशनलिज्म की वेव भी चलेगी। इसके ऊपर हेनरी कसिंजर जो बुक लिखता है और डिप्लोमेसी, उसके अंदर वो डिटेल में डिस्कस करता है कि ये जो 1815 के बाद टेरिटोरियल चेंजेस की गई थी, ये एक बहुत बड़ी वजह है जो वर्ल्ड वॉर वन और बाकी जो नेशनलिज्म की वेव्स चलती हैं यूरोपियन सॉइल पर, उसकी ये एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, ये इवन के पीएमएस की हिस्ट्री में क्वेश्चन भी आ रहा था इस दफे। अच्छा, बुक्स का मैं आपको बताऊंगा, या बल्कि अभी बुक्स का भी आपको बता दूं कि बुक्स जो है ना, एक तो हेनरी किसिंजर की डिप्लोमेसी है, लेकिन ये सबसे एंड में पढ़नी है। इससे पहले आपने एक बीवी बी वी राव, इंडियन ऑथर है, उसकी हिस्ट्री की किताब है, वो आपने पढ़नी है। ठीक है, इसी तरह एक वी डी महाजन, ये एक बुक है, इंडियन ऑथर है ये भी, मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री के नाम से। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसी बुक्स हैं जो आपने ज़ाहिर है सारी नहीं पढ़नी, जो टॉपिक्स के रिलेटेड है, जो इसके टॉपिक हैं वो आपने टिक कर लेने हैं, इसके कंटेंट्स, और वो पढ़नी है। जब ये पढ़ ले तब आपने, या मेरे लेक्चर सुन ले तब आपने जाके डिप्लोमेसी को पढ़ना है, फिर आपको उसका फायदा ज्यादा होगा। तो बुक बहुत अच्छी है, यूरोपियन पॉलिटिक्स के ऊपर, तो बहुत जबरदस्त बुक है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नेदरलैंड को गेन हुआ, ये किस एडवांटेज से हुआ कि भाई उन्होंने नॉर्थ में कोई ऐसी स्टेट बनानी थी, तो उसको बेल्जियम मिल गया। ऑस्ट्रिया का ये बेसिकली हिस्सा था बेल्जियम, ऑस्ट्रिया को वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रिया काफी, देखें कहां पर है, ऑस्ट्रिया यहां पर है और बेल्जियम वहां पर है। तो उनको कहा कि नेदरलैंड को उसके साथ मिला दो, आपको कहीं और कंपनसेट कर देते हैं। वो कहा ठीक है जी। ऑस्ट्रिया ने ये बेल्जियम तो छोड़ दिया, उसके अलावा जो उसको मिला वो बहुत ज्यादा था। ये जो इटालियन स्टेट्स थी डिफरेंट, इसमें पैपल, परमा, मोडेना, टस्कैनी, ये सारी स्टेट्स जो है ना, ये इस वॉयल के अंदर आ गई थी। एक दूसरा, इसके अंदर ये जो रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली जर्मन कॉन्फेडरेशन एक बना दी गई थी। डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आती थी और रिप्रेजेंटेटिव आते थे। उसको जो हेड कर रहा था वो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में, जो मैटरनिच का बॉय जो है ना वो कर रहा था, और वो हेड करता था जर्मन कॉन्फेडरेशन को। यानी कि उसको न सिर्फ ये इटालियन के जो लैंड है वो दी गई, बल्कि ये वाली भी काफी लैंड को ऊपर जो कॉन्फेडरेशन बनाई गई, उसका चीफ भी बॉय ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का एम्परर ही था, जो था मैटरनिच था। तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को मिला, ऑस्ट्रिया बॉय को मिला। इसी तरह जो है वो स्वीडन को नॉर्वे मिल गया, यानी कि ये जो येलो कलर का आपको नॉर्थ में इधर ये नजर आ रहा है रशिया के पास, ये रशिया है पर्पल सा, और ये जो येलो कलर का है ये आपका जो है वो स्वीडन, स्वीडन को नॉर्वे मिल गया। ठीक, इसी तरह प्रोशिया को पोलैंड का हिस्सा मिला, 40% करीब जो है ना वो सैक्सोनी का एरिया था। इसी तरह वेस्टफेलिया का एरिया था। ठीक है, यानी ये एरियाज जो है ना उनको मिले, पोलैंड का एरिया, सैक्सोनी और डिफरेंट जर्मन स्टेट्स के एरिया क्रोएशिया को जो है ना वो मिले। ठीक, अच्छा, रॉयलैंड भी में भी कुछ हिस्सा मिला था, ताकि ये भी एक मजबूत ऐसी स्टेट बनाई जाए जो इसको रोक सके। इसी तरह जो है ना इटालियन के ये जो किंगडम्स हैं, जैसे कि ये सर्डेनिया है, यहाँ पर ये रहा किंगडम ऑफ सर्डेनिया, इसको जो है ना मजबूत किया गया। इसमें कुछ आइलैंड्स थे, जिनुआ आइलैंड जो है, इस तरह के आइलैंड्स हैं, वो उसको दे दिए गए ताकि वो मजबूत बने। और लास्ट में रशिया, उसको जो है फिनलैंड दे दिया गया रशिया को। और इसी तरह जो है ना वो वार्सा इन पोलैंड का भी कुछ हिस्सा उसके पास चला। तो ये इस तरह कंपनसेशन, यानी आप देखिए टेरिटोरियल में ऑस्ट्रिया हंगरी को इटालियन बेल्जियम छोड़ने की बदले में इटालियन और जर्मन कॉन्फेडरेशन मिल गई। फ्रांस को तो कटेल करना था, तो उसको तो ज़ाहिर है कुछ मिला नहीं, सिवाय उसको कि उसकी किंगडम वापसी आई। ठीक है, इसी तरह नेदरलैंड को बेल्जियम मिल गया,
ब्रिटिश को उसकी डिफरेंट कॉलोनीज जो है ना डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में वो मिल गई, रशिया को फिनलैंड मिल गया, स्वीडन को नॉर्वे मिल गया, ठीक है जी, क्रोशिया को जो है ना सेक्सोनी की स्टेट जो थी वो मिल गई, वेस्टफेलिया की स्टेट थी वो मिल गई, पोलैंड का एरिया था वो मिल गया, ठीक है जी, राइनलैंड के पास एरिया था वो मिल गया, ठीक है, यानी ये चीजें हमें नजर आती हैं किस तरह गेम थी। ये है बेसिकली टेरिटोरियल चेंजेस, यहां से ये स्टार्ट हुआ। लेकिन मसला ये था कि आप ये देखें कि इसमें स्पेन, पोर्चुगल या इटालियन जो है, इनको तो कुछ नहीं मिला, इनका तो बल्कि नुकसान हुआ है। स्पेन वगैरह पोर्चुगल को चल छोड़ दें, लेकिन इटालियन इटसेल्फ का जो है वो, ये स्मॉलर स्टेट्स थी जर्मन एरियाज के अंदर, काफी स्मॉलर इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उनको तो कुछ नहीं मिला, वो तो बल्कि ऑस्ट्रिया के अंदर दे दी गई, तो वॉर तो उन्होंने भी लड़ी थी। यानी ये फिर क्रिटिसिज्म आता है कांग्रेस ऑफ वियना का, लेकिन इसका सक्सेस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इसकी जो, कि इसने 100 साल तक यानी 100 इयर्स तक कोई मेजर वॉर यूरोपियन सॉइल पर नहीं देखी, अलावा इसके कि छोटी छोटी वॉर होती रही। क्रीमियन वॉर है वो 1850s के मिड में हुई, और इसी तरह जो है ना वो प्रोशिया और ऑस्ट्रिया की वॉर हुई, इसी तरह प्रोशिया और फ्रांस की वॉर हुई, वो जर्मन यूनिफिकेशन के दौरान वॉर हुई, वो कोई मेजर वॉर्स नहीं थी, लेकिन जो है ना मेजर वॉर्स जिसमें कि वर्ल्ड वॉर वन, तो वो 100 साल तक के लिए जो बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम रखा गया, वो कांग्रेस ऑफ वियना के जो है ना वो ये समझ लें कि एक सक्सेस। ठीक, यहां तक आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझे बता। यहां तक समझ आ रही है? चल, अच्छा, अब हम जरा ये बेसिकली जो है ना वो भी दिखाएगा, ठीक है, कि किस तरह 39 स्टेट्स जो है ना वो जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर बन गई, ठीक है। ये सारा उतारा, किंगडम ऑफ नेदरलैंड क्रिएट किया गया, उसको जो है ना बेल्जियम दिया गया, सर्डेनिया जो है उसको जिनुआ दिया गया, बफर जोन्स बनाई गई, बेसिकली बफर जोन्स उनको कहते थे, ठीक है, ताकि जो है ना फ्रांस किसी तरह कटेल किया जा सके। और ये देख रहे किंगडम, कैसे किंग का जो है वो वापसी आ गया, बैक टू बैक इस दौर को, इस दौर के अंदर ये इसको ये भी कहते हैं कि ये बेसिकली अपना काइंड ऑफ कहते हैं इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म भी इसको कहते हैं, इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। और जिसके अंदर जो है ना आप ये देखेंगे कि ये जो इरा चलता है 1815 से ऑनवर्ड 48 तक की, इसके अंदर किस तरह जो कुछ गेन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिवर्स बैक, ठीक है। अच्छा, ये सारी वही बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैप की फॉर्म में उसको समझा रहा है, ठीक है, ये आप लास्ट में देखेंगे। ये जरा क्लोज मैप है, आप इसके अंदर देखें, तो वो बता रहा है कि यार ये जो कांग्रेस ऑफ वियना की इसने कुछ देर तो ये रखा पीस, लेकिन उसके बाद जो है ना रेवोल्यूशंस नेशनलिज्म की वेव बहुत ज़्यादा चल पड़ी, क्योंकि टेरिटोरियल चेंजेस ऐसी हुई कि बहुत सारी नेशंस जो है ना वो एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दी गई, जिसकी वजह से एक नेशन ने दूसरे के अगेंस्ट जो है ना नेशनलिज्म की वेव और अपनी इंडिपेंडेंस की जंग लड़ना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से फिर वर्ल्ड वॉर वन भी होती है, यूनिफिकेशन भी होती हैं, जर्मन यूनिफिकेशन है, इटालियन यूनिफिकेशन है, उससे फर्दर जो है ना अपराइसिंग होती है, इसी तरह वर्ल्ड वॉर वन की तरफ जाते हैं, उससे फिर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, इसी तरह जो है ना फिर आपके वर्ल्ड वॉर टू की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर यूरोपियन सॉइल पे नेशनलिज्म की जो बेस है, हम देखते हैं कि जो कांग्रेस ऑफ वियना की टेरिटोरियल चेंजेस की वजह से रखी गई थी, उस वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज भी बाद में पैदा हुए, ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आइडिया हम देख सकते हैं। अच्छा, इसका एक और स्लाइड है,
वो जरा हम देखते हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्लाइड है। ये बेसिकली वो जो है ना रशिया और ये तो जो प्रेजेंटेशन थी, ये वही सारी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कि वही प्रिंसिपल जो है यानी कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म को कटेल करना है। ठीक है, ये वाली बेसिकली ये सारी इसकी थोड़ी सी वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है काइंड ऑफ। ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पावर क्या सिस्टम है, इसी तरह लेजिटिमेसी जो है क्रिएट करनी है, वापसी कंपनसेशन। ठीक है, इसी तरह लिबरलिज्म को जो है ना जो ख़त्म करना है, जरा कर्टेल करना है। ये मैप अगेन आपको नजर आ रहा होगा, जरा क्लियर पिक्चर है। सॉरी, ये मेरे ख्याल से शेयर नहीं हुई, आपको ये वाली शेयर नहीं। अच्छा, ये बात तो मैं कुछ लगता है ये वाली बेसिकली ये बेसिकली ये वही सारी जो है रिसर्च में, जरा आप इसको देख लो ना, कि किस तरह से ये डिफरेंट पीपल जो बैठे थे उस टाइम पर, कि वो बिग फोर जो सारे बैठे थे, जिन्होंने की है बेसिकली कांग्रेस ऑफ वियना का। इसी तरह जो बेसिक एजेंडा था हम डिस्कस कर चुके हैं ये भी, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, लेजिटिमेसी किस तरह क्रिएट की गई, कंपनसेशन किस तरह दी गई, लिबरलिज्म को कर्टेल किया गया, ये वैसे हम देखेंगे अभी डिटेल में। इसी तरह नेशनलिज्म की वेव्स फिर किस तरह चली राइट आफ्टर द ये जो टेरिटोरियल चेंजेस की गई। और ये क्लोजअप थोड़ा सा मैप आपको नजर आ रहा होगा, ये जरा क्लियर मैप है कांग्रेस ऑफ वियना के बाद जो कुछ बनती, ये वही बातें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो थर्ड पार्ट था हमारा आज के लेक्चर का, कि फिर इसके बाद हुआ क्या, यानी ये तो चलो हमें चेंजेस नजर आए। इसी कांग्रेस ऑफ वियना ने जनाब एक ये भी बात अपने उस ट्रीटी के अंदर लिखी कि हम जो है वो हर कुछ अरसे बाद मिला करेंगे, जब भी कोई नेशनलिस्टिक, या इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करना है कि नेपोलियन अगर कहीं दोबारा कोई पैदा होना स्टार्ट हुआ, कहीं से भी आवाज आई हमें किसी भी कंट्री से यूरोपियन सॉइल पे, तो तमाम कंट्रीज जो कांग्रेस ऑफ वियना में बैठे हैं वो मिलकर उसको कटेल करेंगे, उस वेव को, उस नेशनलिज्म को, और शुरू में ही कटेल कर देंगे, उसका वेट नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि उसके घर में घुसकर उसको मारेंगे, उसके लिए वेट नहीं करेंगे कि वो हमारे पास आए तब हम कोalition बनाएं और वो सारा कुछ करें, हम उसी वक्त ही अटैक कर देंगे। क्योंकि इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो सारा टाइम था वो काफी वेट किया, फिर नेपोलियन आया, नेपोलियन इतना मजबूत हो चुका था तब तक तो ये कटेल ही नहीं कर सके उसको। सो ये जो कांग्रेस ऑफ वियना का अंडर, कांग्रेस ऑफ वियना के अंडर जो कंसर्ट ऑफ यूरोप बनाई गई, ये कंसर्ट ऑफ यूरोप बेसिकली सीरीज ऑफ मीटिंग है जो कांग्रेस ऑफ वियना के अंडर होंगी, कि जब जब कोई इशू आएगा तो हम मिलकर बैठेंगे। तो हमें देखने को मिलता है कि 4 टाइम्स जो है कंसर्ट ऑफ यूरोप हुई है, यानी 4 कंसर्ट ऑफ यूरोप हुई हैं, और उनका बेसिक मकसद ये था कि जब भी कोई इशू होगा यूरोपियन सॉइल पर, इस तरह का जो कि नेपोलियन कि वो नेशनलिस्टिक आइडिया लेकर आएगा और वो किंग के खिलाफ जाएगा, या जो हमने अभी रिस्टोर किया उसके खिलाफ जाएगा, या मोनार्की के खिलाफ जाएगा, या रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेगा, तो हम उसको कटेल करेंगे। इस तरह का कोई भी आइडिया जो है वो आएगा तो उसको हम
शुरू में ही खत्म कर दी। तो ये जो कंसर्ट ऑफ यूरोप थी, ये 4 मेजर कंसर्ट ऑफ यूरोप थी और डिफरेंट टाइम पर ये आते हैं, बैठते हैं। इसमें 1818 में बैठते हैं फर्स्ट टाइम, फिर 1820 के अंदर बैठते हैं, फिर 1821 के अंदर बैठते हैं और 1822 के अंदर बैठते हैं। जब ये मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ कि 1818, 1820, 1821, 1822, इसका मतलब ये है कि आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कुछ हुआ है इस टाइम पर तभी ये बैठे हैं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल यही था कि कुछ होगा, तब हम बैठेंगे और उस इश्यू को डिस्कस करेंगे, उसको जो है ना कांग्रेस ऑफ वियना के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको मेंटेन करेंगे। तो हुजूर जब ये पहली कंसर्ट ऑफ यूरोप बैठी 1818 के अंदर एक्स चैपल, एक्सले चैपल एक जगह थी, तो उसका नाम भी उसी पर रख दिया गया कंसर्ट ऑफ यूरोप। तो बेसिकली उस टाइम हो क्या रहा, हुआ क्या कि अचानक से इनको दोबारा मिल के बैठना पड़ा और दोबारा डिस्कशन स्टार्ट हुई। कुछ क्वेश्चंस थे जो कांग्रेस ऑफ वियना के मीटिंग के अंदर डिस्कशन उनकी नहीं हो पाई थी। तो वो क्वेश्चन क्या थे? वो क्वेश्चन ये थे कि आपने जो कोई रेवोल्यूशनरी वेव चलेगी उसको आपने कर्टेल करना है और प्रिंसिपल ऑफ इंटरवेंशन को कंसर्ट ऑफ यूरोप के अंदर इंप्लीमेंट करना। यानी ये क्या है? बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इंटरवेंशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी कांग्रेस ऑफ वियना के जो बेसिक प्रिंसिपल्स अभी हमने डिस्कस किए उसको चैलेंज करने की कोशिश करेगा, हजूर उसको जो है ना इस प्रिंसिपल के तहत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरवेंशन, उसके घर में घुसकर उसको मार दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि सोवरेंटी है या किंगडम है या क्या सिस्टम चल रहा है, उसको सारे मिलकर वहीं पर ही पकड़ लेंगे। तो ये एक प्रिंसिपल कंसर्ट ऑफ यूरोप के अंदर, पहली कंसर्ट ऑफ यूरोप 1818 के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन हमें नजर आती है। इसके अलावा जो ये मीटिंग हुई है इसके अंदर और भी डिफरेंट क्वेश्चंस यानी कंसर्न्स थे डिफरेंट स्टेट्स के, वो डिस्कस हुए थे। पहला कंसर्न ये था कि यार वो फ्रांस ने पैसे पूसे देने थे, वो क्या करना है, वो किस तरह लेने हैं और क्या हिसाब किताब होगा, ये तो बताओ ना, इसका तो प्लान बनाओ। कह तो दिए पैसे तो लगा दिए, लेकिन वो कैसे देगा? तो इस कांग्रेस के अंदर उसने जो है ना वो प्रॉपर इस कंसर्ट ऑफ यूरोप के बाद पेमेंट पे की, या जो एक तय यानी पा लिया, जो भी उन्होंने सिस्टम बना लिया मुआहदा का। इसी तरह एक और क्वेश्चन था स्लेव ट्रेड का, कि क्या हमें स्लेव ट्रेड अपने कंट्री यानी अपनी सॉइल, यूरोपियन सॉइल के ऊपर लाने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो है वो स्लेव ट्रेड करता था किस तरह से, कि वो अपने कंट्री से निकलकर अफ्रीका जाता था, वहां से स्लेव उठाता था, उनको जो है वो अमेरिकन सॉइल पर बेच देता था और वहां से उसके बदले जो अमेरिकन के अंदर जो वो होती थी डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ट्रेड होती थी, वो उसके बदले वो ले लेता था और अपने कंट्री में ले जाता था। तो इस तरह ये प्रॉफिट बनाते रहे। इवल ट्रायंगल भी इसको कहते हैं, वाई नेशन फेल के अंदर इसको इवल ट्रायंगल कहा गया कि किस तरह स्लेव ट्रेड की जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन यानी ये था कि ये क्या यूरोपियन सॉइल के ऊपर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। खैर इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं हुआ, ये जो है वो अनडिसाइडेड। इसी तरह एक क्वेश्चन आया कि यार कि स्पेन के अंदर रिसेंटली हमने देखा है कि रिबेलियन आई है, रिबेलियस जो है ना वो कुछ एलिमेंट्स हमने देखे, तो उनका क्या करना है? तो मेट्रोनिच ने कहा कि भाई करना क्या मतलब है, इसको हमने कर्टेल करना है। तो उसने जो है ना तमाम को इकट्ठा किया, ब्रिटिश अंपायर की फोर्सेस नहीं थी, बाकी तमाम फोर्सेस इकट्ठी हुई इसी कंसर्ट ऑफ यूरोप के अंडर और उन्होंने उसको कर्टेल किया। ठीक है। इसी तरह ये भी था कि स्पेन की कुछ कॉलोनीज थी साउथ अमेरिका में, ये जो ब्राजील का इलाका है ना, ब्राजील
बोलिविया, ठीक है जी, ग्वाटेमाला, ठीक है, ये सारे जो है सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो इलाका है, यहाँ पर स्पेनिश कॉलोनीज काफ़ी ज़्यादा थी। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिबेलियन क्रिएट हो रही थी स्पेनिश के अगेंस्ट, यानी कि वहाँ पर स्पेनिश बेसिकली कॉलोनाइज़र था और वहाँ पर जो कंट्रीज़ थे वो कॉलोनाइज्ड थे। तो स्पेन ने कहा कि यार ये प्रिंसिपल उधर भी अप्लाई करो मेरी कॉलोनीज के ऊपर भी, कि वहां भी रिबेलियन क्रिएट हो रहा है। तो उन्होंने कहा पाओ ये एलिमेंट कांग्रेस ऑफ वियना का जो है वो इस सिर्फ यूरोपियन सॉइल के लिए है, तुम्हारी कॉलोनीज के अंदर क्या होता है हमें क्या फर्क पड़ता है। तो तुम देखो खास तौर पर इसने जो ग्रेट ब्रिटेन था उसने काफी रिएक्शन किया, और उसकी वजह ये नहीं थी कि वो कोई प्रिंसिपल के तहत कर रहा था, वो इस वजह से कह रहा था क्योंकि उसने उन इलाकों के अंदर रिबेलियन को सपोर्ट किया हुआ था अगेंस्ट द स्पेन, ताकि स्पेन को जो है ना वहां से वीक करे और अपना हिस्सा बनाए, और वहां पर वो रिबेलियन एलिमेंट्स को सपोर्ट करता था। इसलिए उसने कहा कि यार ये तो मेरे ही खिलाफ फौज हो जाएगी वहां पर। ठीक, इसी तरह रशिया के कुछ कंसर्न्स थे इस कंसर्ट ऑफ यूरोप में, वो डिस्कस हुए कि वो चाहता था कि जो है ना कुछ इंटरनेशनल फ्लीट की प्रेजेंस हो रशिया की मेडिटेरियन सी के अंदर और उसको एक्सेस मिले वार्म वाटर्स तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी ना हो सका, और इसके ऊपर भी जो है ना ग्रेट ब्रिटेन ने रिफ्यूज किया। और ये जो अभी प्रिंसिपल ऑफ इंटरवेंशन हम डिस्कस कर रहे थे, ये सबसे बड़ा जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन रहा इन कांग्रेस ऑफ वियना, और इसकी जो कंसर्ट ऑफ यूरोप की जो फेलियर है उसका सबसे बड़ी रीजन ये है। वो कैसे? वो ये कि हम डिस्कस कर रहे हैं, मेट्रोनिश ये कह रहा है कि आप जो है ना वो कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियाज या रिबेलियस एलिमेंट क्रिएट होंगे तो सब मिलकर उसको उसके घर में घुसकर उसकी जो है ना वो कर्टेल करेंगे और उसको खत्म कर देंगे, नब इन द बट, यानी कि शुरू में ही उसको खत्म कर। ग्रेट ब्रिटेन के मुताबिक इस प्रिंसिपल का मतलब यह है कि कल को अगर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के किसी इलाके के अंदर कोई रिबेलियन एलिमेंट क्रिएट हो जाता है तो हम सब मिलकर ऑस्ट्रिया हंगरी पर अटैक कर देंगे। क्या ये मैटरनिस्ट को कबूल है या नहीं, इस सवाल का जवाब दे दे, मैं अटैक करने के लिए तैयार हूं जहां ये कहेगा किसी भी कंट्री के अंदर। मैट्रोनिस्ट ने कहा भाई नहीं नहीं, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं और कंट्रीज के अंदर, यानी मेरे कंट्री के अंदर तो ये प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता रिबेलियन, ना रशिया के अंदर आ सकता है ना क्रोएशिया के अंदर आ सकता है। तो ये हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ये स्पेन और इटली और फ्रांस और यहाँ पर। उन्होंने कहा यार रिबेलियन तो कहीं भी क्रिएट हो सकता है, ये किस तरह बात है। तो ये बॉर्न ऑफ कंटेंशन रहा कि क्या आप अलाउ करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन ने कहा कि क्या आप अलाउ करेंगे ये जो है ना वो अटैक करने आए हम आपके ऊपर। ये जो है ना बेसिक इशू रहा कांग्रेस ऑफ वियना की तरफ से के अंदर ग्रेट ब्रिटेन का। इसके अलावा फिर जो है ना इसी तरह नेक्स्ट कंसर्ट हुई, उसके अंदर भी इटालियन जो स्टेट्स थी, कुछ नेपल्स है, जैसे कि अगर ये मैप है यहाँ पर आप देखें पैपल्स स्टेट है यहाँ पर, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर नेपल्स हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ नज़र आता है यहाँ पर भी रिबेलियन एलिमेंट्स आते हैं, तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और 2-3 और स्टेट्स मिलकर इसको अटैक करती हैं और जो है ना रिबेलियन को खत्म कर देती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ग्रेट ब्रिटेन फिर इस कंसर्ट ऑफ यूरोप से विड्रॉ कर जाता है और वो निकल जाता है इस प्रिंसिपल पे, जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरवेंशन है, कि उसने कहा कि कल को ये हो सकता है कि किसी भी कंट्री के अंदर ये इंटरवेंशन हो और ये सारा फिर इशू जनरेट हो। ठीक, ये एक बहुत बड़ी रीजन इसकी फेलियर थी। ये हजूर बेसिकली कांग्रेस ऑफ वियना का सिस्टम है। अब हम इसी दौर को यानी कि 1815 से 48 को मैट्रोनिच के एंगल से एक नजर देख लेते हैं, ताकि आपको इस टाइम पीरियड की थोड़ी सी मजीद समझ आ जाए। जैसे हमने वो टाइम जो 1799 से 1815 का नेपोलियनिक एंगल से भी यानी उस आई से भी देखा था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है मैट्रोनिच का
आफ्टर ऑल जाहिर है हमने सीएसएस के अंदर अटेम्प्ट करना है, तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। अभी भी आया हुआ है 43 के। अच्छा, अब ये मैट्रोनिच सिस्टम इसको कहते हैं, इस टाइम पीरियड को 1815 से 1848। इसका मतलब क्या है मैट्रोनिच सिस्टम? इसका मतलब ये है कि जो मैट्रोनिच के आइडियाज़ थे अगेंस्ट द लिबरलिज्म, अगेंस्ट द नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म, यानी वो सारे आइडियाज़ डिवाइन राइट्स वाले, एम्पायर को रिस्टोर करना है, एंटी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, ठीक है? ये वो सारे आइडियाज़ हैं जो इस दौरान मैट्रोनिच यूरोपियन सॉइल के ऊपर इंप्लीमेंट करेगा और अपने रिलेशन में भी रखेगा, जो बाकी एम्पायर्स के साथ रिलेशन है उसके अंदर भी इसी को प्रमोट करेगा और डोमेस्टिक लेवल पर भी इसी को सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से बाद में फिर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर की ही सॉइल के ऊपर जो है ना हमें नजर आता है कि डिफरेंट नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई? ये बस थोड़ा सा रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। क्लास हम बस एंड करते हैं। ये मैट्रोनिच को ज़रा एक नज़र देखें ताकि आपको ये कनेक्टेड वे में नज़र आ जाए। मैट्रोनिच असल में एक बंदा था जिसने जो लास्ट कॉलेशन थी, फोर्थ फिफ्थ कॉलेशन, इसके अंदर रोल प्ले किया था और नेपोलियन को कहा था कि रशिया के ऊपर तुम अटैक कर दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और साथ में रशिया को भी कहा था कि हम उसको जैसे ही अटैक करने आएगा तो ये वापस जा रहा होगा, उसको हम पकड़ लेंगे। और हम जानते हैं कि ऐसा ही हुआ कि बैटल ऑफ नेशंस के अंदर जो 1813 के अंदर हुई थी, तो उसके अंदर फिर वो पकड़ लिया था और उसको एब्डिकेट करके उसको एल्बा जो एक आइलैंड था वहाँ पे भेज दिया गया था, लेकिन वो दोबारा आया और उसने फिर दोबारा जो है ना 1 साल के अंदर आगे से दोबारा इकट्ठा किया नेपोलियन ने, और फिर वो बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर फाइनली डिफीट किया गया और उसको एस्ट्रिक आइलैंड पर भेज दिया गया। उसके बाद जो सिस्टम चला कांग्रेस ऑफ वियना का, उसके अंदर मैट्रोनिच ने मेन रोल प्ले किया, और जो कुछ कंपनसेशन दी वो तो हम जानते हैं, टेरिटोरियल कंपनसेशन। ठीक है, इटालियन का बहुत सारा पार्ट बेल्जियम लूज किया, नेदरलैंड को दे दिया, इटालियन का बहुत सारा पार्ट मिल गया, कन्फ्रंटेशन, जर्मन कन्फ्रंटेशन की हेडशिप मिल गई, और ओवरऑल हमें जो है ना सिस्टम मिलता है। इसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो बॉय है मैट्रोनिच, उसका खास इन्फ्लुएंस था रशिया के जार के ऊपर। यानी रशियन जो जार था अलेक्जेंडर जार वन, वो बॉय बड़ा मेन रोल प्ले करता था बेसिकली उसके अंडर। मैट्रोनिच ने उसको अपने अंडर किया हुआ था और वो कहता था इवन के जार पे है आई एम द फॉलोअर ऑफ मैट्रोनिच, और वो बड़ा मद्दा था उसकी डिप्लोमेसी का, उसकी जो है ना उसकी पॉलिसीज का। और इसका मैं फॉलोइंग का लेवल आपको आगे जाकर बताऊंगा कि किस लेवल की फॉलोइंग थी, कि रशिया का जार किस लेवल का फॉलोअर था मैट्रोनिच का। वो जब हम रशिया के साथ इसका इशू डिस्कस करेंगे तो अभी हम डिस्कस करेंगे। मैट्रोनिच को अगर हम क्रोशिया के एंगल से देखें, या जर्मनी, क्रोशिया बेसिकली जर्मनी, यानी कि फ्यूचर में जो जर्मनी बनेगा वो क्रोशिया है, पर रोशिया, ठीक है, ये वाला इलाका जो बर्लिन और ये वाला इलाका, ये लिखा हुआ क्रोशिया मिलता है, ठीक। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है, यानी कि जर्मन स्टेट्स की हेडशिप है, वो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के ऊपर है। यानी आप ये देखें कि उसका रूल चल रहा है जर्मन लैंड्स के ऊपर, जर्मन स्पीकिंग पीपल के ऊपर ऑस्ट्रियन स्पीकिंग पीपल जो है वो रूल कर रहे हैं। इसी तरह हमें इटालियन के अंदर तो नजर आता है कि इटालियन स्टेट जो है ना वो कहता भी था कि इटली इज जस्ट अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन, नथिंग एल्स। इसी तरह हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर उसको काफ़ी कंपनसेशन भी मिली इसी उसमें। पैपल स्टेट्स, पर्मा, मोडेना, टुसैनी, ये सारे इलाके हैं यहाँ पर। ये आप देखें लंबार्डी, वेनेशिया, ये लंबार्डी, वेनेशिया, ये इलाके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में
जब ये यूनिफिकेशन हो रही होगी जर्मन की, तो वो फिर यहाँ से ये इलाके भी इसको छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, ये लबार्ड, ये वाले सारे इलाके जो है ना वो क्रोएशिया को दे दिए गए। ठीक है, इटली के साथ हमें ये देखने को मिलता है इसका लिंक। स्पेन के अंदर जो है ना इसने खास रोल प्ले किया मैट्रोनिच ने। मैट्रोनिच ने स्पेन के अंदर वहाँ पर कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर किंग को दोबारा इंस्टॉल किया गया था, जिस तरह फ्रांस के अंदर किया गया। तो किंग जरा वीक था, जो न्यू इंस्टॉल किया था, तो उसने मदद के लिए पुकारा कि भाई यहाँ पर रिबेलियन इकट्ठी हो रही है। तो ऑस्ट्रियन एम्पायर यानी मैट्रोनिच बॉय ने जो है खुद पर्सनली जाकर वहाँ अटैक किया और जो है सारा सिस्टम उसको कर्टेल किया, ताकि जो है वो इंटरवेंशन के प्रिंसिपल के अंदर ही। ठीक है, रशिया के साथ क्या हजूर, कल इंशाल्लाह, कल नहीं, हम परसों या उसके बाद हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो है ईस्टर्न क्वेश्चन। उसके अंदर फिर आपको ये बेहतर तौर पर मजीद समझ आएगी। आज मैं कुछ समझा देता हूँ। ये जो ऑटोमन एम्पायर है, ये आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ईस्टर्न साइड पर, ब्लैक सी, रशिया के बिल्कुल साउथ पर देखिए ब्लैक सी है, और ये ऑटोमन एम्पायर है यानी खिलाफत उस्मानिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है, खिलाफत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर, ये बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेरिटोरियल ग्राउंड्स यूरोपियन सॉइल के ऊपर जो थे, इसकी टेरिटोरियल वो ये समझने की स्टेट्स या टेरिटोरियल लैंड जो थी, वो ऐसे ऐसे लूज हो रही थी। वो जो लूजिंग आहिस्ता आहिस्ता उसकी पावर लूज हो रही है ऑटोमन एम्पायर की, उसमें रशिया काफी इंटरेस्टेड था, बिकॉज वो जो लैंड छोड़ता जा रहा है रशिया के लिए वो ज्योग्राफिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया है वो इसी एंगल से, क्योंकि वो उस वक्त इसके अंडर। ठीक है, तो ये जो losing territorial gains of the Ottoman Empire and rising interest of the Russia in those land, that is the Eastern question. उसकी वजह से जो चीजें चेंज होती थी, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम जनरेट होते थे, दैट इज कॉल्ड जो है ना वो रशियन इंटरेस्ट और ईस्टर्न क्वेश्चन डेवलप होता है। रशिया चाहता था कि किसी तरह इसके ऑटोमन एम्पायर के मैक्सिमम लैंड जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो। तो उसके अंदर इसी दौरान कोई 1822 के अंदर 1822 के अंदर ग्रीक जो है, जो ग्रीक है वहां पर इंडिपेंडेंस की वेव चली, और उसने रशिया ने सोचा कि मैं इसकी हेल्प करूं अगेंस्ट द, क्योंकि ग्रीक जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, तो उसने इंडिपेंडेंस की वेव चलाई हुई थी, नेशनलिज्म की। तो रशिया ने उसको जो है ना सोचा कि इसकी मैं हेल्प करूं ताकि ऑटोमन एम्पायर से ये जान छूट जाए और मैं इसके साथ अलायंस कर लूं और ये मेरे अंडर आ जाए, और फ्यूचर में जो है ना ये मैं इसको अपने अंडर कर लूं सारे अपने इलाकों। ठीक है, मैट्रोनिच क्योंकि एंटी नेशनलिस्ट था, यानी वो नेशनलिज्म के अगेंस्ट था, क्योंकि नेशनलिज्म की वेव ही तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरवेंशन को लेकर चल रही है, कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरवेंशन वहां पर अप्लाई होगा जहां पर नेशनलिज्म की वेव चलेगी, रिबेलियन कोई चीज चलेगी। उसने रशिया को इन्फ्लुएंस किया। नाउ दैट इज द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो उसने रशिया को कहा कि आपने इस ग्रीक इंडिपेंडेंस के अंदर कुछ भी नहीं करना। ये इन्फ्लुएंस का लेवल ये है कि पिछले 200 साल से रशिया ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ग्रीक इंडिपेंडेंट हो जाए, और इन्फ्लुएंस का लेवल चेक करें कि उसने ग्रीक इंडिपेंडेंस पर कोई रोल प्ले नहीं किया। वो खैर बाद में खुद ही हो गई, उसके अंदर रशिया जो है ना उस इंटरेस्ट में जितना उसको था 200 साल से वो नहीं ले सका। Now look at this, the level of influence of Metternich on Alexander Tsar I. ठीक है, और ऑस्ट्रिया के अंदर तो इसने जो कुछ किया, इटसेल्फ जो अपना अंपायर था इसका, उसके अंदर तो इसने जो है ना सेंसरशिप, फ्रीडम को खत्म किया, इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म, नेशनलिज्म के अगेंस्ट था, लिबरलिज्म के अगेंस्ट था, अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरी आइडियाज था। रिएक्शनरी इसकी पॉलिटिक्स थी। रिएक्शनरी का मतलब यह है कि इसके खिलाफ रिएक्शन, रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के खिलाफ रिएक्शन, तो रिएक्शनरी पॉलिसीज फिर इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट नेशनलिस्ट जो है ना वो ग्रुप्स थे ऑस्ट्रियन एम्पायर में, सबको कटेल किया उसने मिलकर।
डिफरेंट लॉज पास किए, यूनिवर्सिटीज के लॉज चेंज किए, बुक्स, प्रेस, हर चीज चेंज करके दी, सेंसरशिप बहुत ज्यादा कर दी थी, जेल में डाल दिया था लोगों को पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे। यानी ये सारा काम मैटरनिच ने किया। सक्सेस इसकी यही है हजूर मैटरनिच की, कि इसने एक सिस्टम बना के रखा टिल 1848 तक। उसके बाद फिर जर्मन जो है, जब ये इसका एंड हो गया मैटरनिच का, तो फिर जर्मन जो है यूनिफिकेशन की तरफ, यानी जर्मन नेशनलिज्म बढ़ गई, इसी तरह इटालियन नेशनलिज्म भी आ गई। जब हम यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो मतलब नेशनलिज्म आ रही है वहाँ पर, कि वो अपने आप को एज अ नेशन देख रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, और जो है अब अपने आप को एज अ नेशन के तौर पर इंडिपेंडेंट करेंगे। तो इस तरह जर्मन नेशनलिज्म भी उठ रही थी अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, और इसी तरह इटालियन नेशनलिज्म भी, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ऑस्ट्रिया का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड जो है ना जर्मन स्पीकिंग भी और इटालियन स्पीकिंग भी ऑस्ट्रिया के अंदर। तो वहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है। नाउ दैट इज द एंड ऑफ द मैटरनिच 1848 के अंदर, फिर ये शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको चीज़ जो है वो आप लोगों को समझ आई होगी, और जो पिछले लेक्चर हैं उसको साथ जो है ना वो सुनना है, यानी कि उसको सीरीज में सुनना है, तब आपको जाकर ये कहानी ऐसा समझ आएगी। ठीक है, हमारी क्वेश्चन